दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज। आप भी देना अपने व्यूज। कहा जाता है कि शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बच्चों के पेरेंट्स की यानी कि अभिभावकों की होती है। क्योंकि अभिभावक को जब एडमिशन कराना पड़ता है तो स्कूल का चयन जो है किस आधार पर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको देखनी चाहिए, तो इसी मुद्दे को लेकर के हम अलग अलग स्कूलों में जाकर के आपको रूबरू करा रहे हैं कि क्या उसकी पूर्व की उपलब्धियाँ रही और क्या इस महंगाई के दौर में उसका फीस स्ट्रक्चर है। तो आज हम पहुँचे हैं गांव चौरा के अंदर। स्कूल का नाम है गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गेट जो है बंद है। एक मिनट अंकल जी आना, गेट खोल दो सर। एक बार प्रिंसिपल सर से मिलना है। एक बार सर का ऑफिस इधर है जी, मिलना है तो सर से जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी। तो साथियों आइए सीधे जो है स्कूल के अंदर चलते हैं। एंट्री करके जाइए। एंट्री करके जाना पड़ेगा? एंट्री करके जाना पड़ेगा। हम किसी को बिना एंट्री के अंदर नहीं जाने देते। गांव में कहाँ ये एंट्री वाला तो कुछ चीज़ होती नहीं। ये हमारे स्कूल का रूल है, नियम है। एंट्री जो है करनी पड़ेगी, तो एंट्री एक बार कर देते हैं क्योंकि स्कूल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एक बार जो है हमारे को ज़रूर करनी पड़ेगी। अंकल रजिस्टर दे दो एक बार। कहाँ जो आपकी टाइमिंग आप देख लो कितना हुआ है। प्रिंसिपल सर टाइम एक बार बता दो आप कितना हुआ है टाइम इसमें, या टाइम आप ऐड कर लो कितना हुआ? 12:30। ये कर देते हैं 12:30। आप जा सकते हैं? बिल्कुल जी। तो साथियों आइयो सीधे चलेंगे प्रिंसिपल सर के पास। सर प्रिंसिपल वहीं मिलेंगे। मेरी उन सभी अभिभावक जो हैं, सभी जो पेरेंट्स जो हैं, उनसे एक अपील है कि आप लोग बच्चे का दाखिला कराने से पहले जो है स्कूल की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल की पूर्व में जो उपलब्धियां हैं और स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है, जो कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है लगा हुआ है। क्योंकि अभी हाल ही में करनाल प्रवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे, जिनके द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण का एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया था। और प्रिंसिपल सर जो है हमारे को बाहर ही मिल गए हैं, तो यहीं पर बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर वास्तव में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है? आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है जी कि अगर हम देखें जी तो दो क्षेत्र जी जिसमें विशेष तौर पे बात करना चाहूँगा, एक तो स्वास्थ्य और एक शिक्षा। जी इनका वास्तव में व्यवसायीकरण हो चुका है। जी क्यों मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं अपने विषय पे ही बात रखना चाहूँगा। जी हमारे ग्रामीण अंचल में या शहर में जी आज शिक्षा का पैमाना बड़ी बड़ी बिल्डिंग मान लिया गया है। जी। जिस विद्यालय में बड़ी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी फीस का स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये मान लेता है कि भाई ये अच्छा स्कूल है, जबकि ये धारणा गलत है। जी जब बात रिजल्ट की आती है जी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल खड़े हुए हैं पिछले 20 साल का, उनका रिजल्ट देखिए। जी क्या ऐसा कोई छात्र दिया है जिसने भारतवर्ष का नाम रोशन किया हो, जी हरियाणा का नाम रोशन किया हो इन स्कूलों ने? जी तो जो बच्चे टैलेंटेड खिलाड़ी जी अगर निकलते हैं तो वे हमारे सामान्य स्कूलों से निकलते हैं। क्योंकि उद्देश्य कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल का स्कूल है जी। कि कम फीस में बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, बच्चा राष्ट्र के साथ जुड़े, राष्ट्र के निर्माण में लगे। तो आइए सर थोड़ा सा चलते चलते जो बात करेंगे। आपने जो अभी उत्तर दिया है उसमें कई सारे प्रश्न जो है छिपे हुए हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सीधे पूछा जाए तो आपके स्कूल को पेरेंट्स क्यों चुने? ऐसा विशेष क्या आपके स्कूल के अंदर है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पिछले सालों के रिजल्ट जी और फीस स्ट्रक्चर को अगर आप कंपैरिजन करें जी तो जो स्कूल हमें प्रतिष्ठित मानते हैं, जिनको हम ब्रांडेड मानते हैं, जी तो उनके फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हैं जी उसकी तुलना में अगर हम देखें, हम जी। बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में जी नॉर्मल जो उनका प्राइमरी का फीस स्ट्रक्चर है वो हमारा +2 क्लास का है, लेकिन हम इतनी कम फीस में बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है आपने बताया कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार जो है यहाँ पर स्कूल में दिया जाता है। लोग बावजूद इसके जो है उन बड़ी बड़ी जो इमारतों वाले जो स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले जो स्कूल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, उनको प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं?
इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि इस समाज में एक भौतिकवाद का बोलबाला है। जी कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे जी ये प्रभाव पड़ता है कि अगर बिल्डिंग अच्छी है, ऊंची है, जी तो ज़रूर शिक्षा भी अच्छी होगी। जी। जबकि बाद में पता लगता है कि उन्होंने जी उन स्कूलों में एडमिशन के बाद जी क्या क्या खोया है। सबसे बड़ा पैसा तो जो लॉस होता है वो तो चलो उसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो बच्चे का बचपन भविष्य। और भविष्य जी खराब होता है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ऐसा फिर आप सर जो है किस आधार पर जो है ये दावा कर रहे हैं? जी सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि पिछले सालों में जी इन विद्यालयों की क्या उपलब्धि रही है। क्या कोई ऐसा छात्र रहा है जी जो आईएएस बना हो, जी कोई ओलंपिक में खेला हो, कोई साइंटिस्ट हुआ हो, या किसी भी लेवल पे जी इनके किसी विद्यार्थी ने जी। राष्ट्र निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। गीता निकेतन की ऐसी क्या विशेष उपलब्धियां रही हैं जो उन स्कूलों की फिर नहीं रही है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा दावा तो नहीं करूँगा। हमारे सामान्य परिस्थितियों के कई बच्चों ने जी एनडीए का टेस्ट क्लियर किया है। जी यहाँ से हमारे विद्यालय से नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन योगा में रहने वाले देवेंद्र सिंह हमारे विद्यालय के रहे हैं। जी। हमारे कई स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर टॉप किया है। तो ये मान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट जो टॉपर रहे हैं। हाँ, इस हमारे विद्यालय के छात्र रहे हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया है। जी तो हम यही मानते हैं कि अगर बच्चे हमारे पास आए जी। तो हम उनसे बेहतर निर्माण कर सकते हैं जो ब्रांडेड विद्यालय हैं। सर ये बड़ी दिक्कत होती है कि कमजोर बच्चे को ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्कूल होने का दावा कर रहे हैं ये मना कर देते हैं एक टेस्ट का बहाना बना करके। हम तो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं एडमिशन से पहले। ये क्या है, आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या? ऐसा जी, हमारे लिए यहाँ हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होता है। जी, राइट टू एजुकेशन, ये तो सरकार ने भी। जी बच्चा कमज़ोर कोई नहीं है। जी अगर हम किसी बच्चे को ये कह के मना करते हैं एडमिशन से, भाई आप कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब हमारी अपनी मेंटलिटी कमज़ोर है और एक बच्चे के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है। जी वो हमें देखना है कि जी। उसमें किस तरह की प्रतिभा है। जी तो हमारे यहाँ सभी बच्चों के लिए समान अवसर है, सबको देते हैं। और कई बार ये भी देखने में आता है कि जिन बच्चों को हमें रिजेक्ट कर देते हैं जी वो बच्चे यहाँ के बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जी। तो ये तो एक सोचने का विषय है कि स्कूल रिजेक्ट है या बच्चा रिजेक्ट है। शिक्षा व्यवस्था का मैंने पहले भी जिक्र किया कि व्यवसायीकरण मौजूदा दौर में बड़े स्तर पे हो रहा है। आपको क्या लगता है इसका पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हमारे देश ने इतने सालों की गुलामी देखी है, जी तो उस गुलामी का असर कहीं ना कहीं रहा है। यानी प्राचीन काल में जाएं आप तो गुरुकुल होते थे, जी विद्यार्थी भी सिंपल रहते थे, जी गुरु भी सिंपल रहते थे, जी और सामान्य छोटे छोटे से आश्रम में बड़े बड़े प्रतिभाशाली बच्चे निकलते थे। जी उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा जाता था। जी तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी विदेशी मानसिकता की गुलामी झलकती है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, ना कि संस्कारों को देखें। पश्चिमीकरण की तरफ जो है पेरेंट्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है जिसका पूरे विश्व पटल पर डंका बजता था, शून्य का आविष्कार यहाँ दिया गया, बड़ी बड़ी आविष्कार यहाँ पर हुए। सबसे बड़ी बात आपने खुद ही बोल दी है। जी जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया जी वे लोग एक सामान्य सी झोपड़ी में बैठ के, छोटे सी आश्रम में बैठ के बड़ी बड़ी प्रकृति के आंगन में। और अब आप देखिए पिछले 70 साल में जी कि हम इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके भी एक नोबेल पुरस्कार के लिए तरफ जाते हैं। तो ये एक मूल अंतर है कि कहाँ हम विश्वगुरु थे जी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सामान्य थी, जी जब भौतिकवाद नहीं था। और जब से भौतिकवाद आया तब से हम विश्व की रिसर्च में कितने पीछे जा चुके हैं। जी नोबेल पुरस्कार घोषित होते हैं, हमारा कोई पुरस्कार नहीं आता, जी क्योंकि सारा खेल किसका है? मानसिकता का। जी। जो प्रतिष्ठित स्कूल होने का दावा करते हैं अपने आप में शिक्षा के स्वयंभू के रूप में उन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर लिया है, उनके फीस स्ट्रक्चर और आपके फीस स्ट्रक्चर में क्या अंतर जो है आप पाते हैं? इनको हम प्रतिष्ठित या ब्रांडेड स्कूल मानते हैं। जी उनकी फीस का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका नर्सरी का है उससे हाफ तो हमारा +2 क्लास का है। आधी फीस उससे? हाँ जी बिल्कुल। जहाँ तक रिजल्ट की बात है जी तो रिजल्ट कोई मेरे बोलने से नहीं है। जी हम पिछले 16-17 साल से रिजल्ट दे रहे हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं जी कि हमारे हर सेशन में 15-20 बच्चे मेरिट लेते हैं और 90+ तो पता नहीं आए साल कितने बच्चे निकल जाते हैं। और ये वे बच्चे हैं जिनको ब्रांडेड स्कूल रिजेक्ट कह के रिजेक्ट कर चुके हैं, रिजेक्ट करके भेज देते हैं। तो वे बच्चे यहाँ आके मेरिट लेते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को और क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा जी कि कृपया ब्रांड के पीछे न भागें, एक बार विद्यालय में आएँ, विजिट करें, रिजल्ट देखें, कंपैरिजन करें
और मतलब मेटरलिज्म के पीछे ना भाग करके मेरिट के पीछे जाए। मेरिट भी देखें और विद्यालय का वातावरण भी देखें कि कहाँ पे संस्कार मिल रहे हैं बच्चों को, किस तरह के संस्कार मिल रहे हैं। क्या यह शिक्षा कल चल के बच्चे का राष्ट्र भविष्य निर्माण करेगी, राष्ट्र निर्माण में बच्चे योगदान दे पाएंगे या ना दे पाएंगे, क्या उस तरह का वातावरण विद्यालय में है। तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखें, उस विद्यालय का वातावरण अंदर क्या क्या है वो भी जरूर देखें एक बार। इससे भी अच्छी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित करे हैं रिजल्ट में, जिन बच्चों को वो प्रतिष्ठित स्कूल टेस्ट के नाम पे नकार चुके थे। ऐसे था ना सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जी जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने आके यहाँ रिजेक्ट। ऐसे इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उनको क्यों इग्नोर कर देता है स्कूल? बच्चे की साइकोलॉजी तो ठीक है जी उनको लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम इस बच्चे को एडमिशन देंगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वे नहीं चाहते कि टीचर वहाँ का या मैनेजमेंट ज़्यादा बर्डन ले। तो यानी पक्की पकाई खीर जो है खाने में वो ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सर वर्तमान युग की यदि बात करें तो प्रतियोगिता का कंपटीशन का दौर है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रह करके बच्चा आने वाले चुनौतियों का जो सामना है वो कैसे कर पाएगा? आपका क्वेश्चन उचित है जी हम अब तक रिजल्ट पे ही बात करते रहे हैं, लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो स्कूली शिक्षा के अलावा बच्चों को कंपटीशन के लिए भी तैयार कराना पड़ेगा। जैसे कंपटीशन के लिए, कंपटीशन का ऐसा स्कूल के अंदर क्या करा? हमारा इस बार फोकस ये है कि विद्यालय में सामान्य जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जी जेई मेन है जैसे, और जैसे नीट है जी ओलंपियाड है, इनके लिए बच्चों को स्कूल से ही तैयारी आरंभ कर दी जाए स्टार्टिंग से ही। जी तो के लिए हमारे स्टाफ में हमारे बीच जी रवि जी हैं जी जो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किए हुए हैं, जी तो ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तो इनका सहयोग लिया जाएगा कि विद्यार्थियों को ये कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें। जी रवि जी मेरे पास ही जी सर स्वागत आपका। नमस्कार। जी कैसी क्या तैयारी है सर आपकी आईआईटी के बारे में? देखिए हम लोग स्कूल के अंदर है ना एक एनटीएससी का प्रोग्राम जनरेट करने जा रहे हैं। एनटीएससी में क्या है कि चीज़ों को स्टेप वाइज सीढ़ी बाय सीढ़ी एक एक स्टेप वाइज हम लोग को उसमें प्रिपरेशन कराना होता है। यानी लाइक फाउंडेशन जो है उस चीज़ की तैयार। इसका बेनिफिट क्या है कि जो एनटीएससी को कंडक्ट करती है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। एनसीईआरटी एक मतलब देश का एक इकलौता ऐसा संस्थान है जो हमारा कोर्स डिज़ाइन करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे को 2 लेवल पर उन्होंने बांटा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं वो 11th और 12th क्लास में उसको स्कॉलरशिप के रूप में और छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों को सरकार की तरफ से फंड मिलता है। जैसे ही वो यूजी में जाएगा उसका फंड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उस स्कॉलरशिप का एक बेनिफिट और है, जैसे कि बहुत सारे बेनिफिट्स है कि बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है, आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें उनको प्रेफरेंस देते हैं। इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेसेस मिलते हैं, वो चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी से लेके आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छूट एनटीएससी के बच्चों को मिलता है। ये तो हो गया उनके फ्यूचर बेनिफिट्स। इसके अलावा क्या बेनिफिट है कि अगर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो उसको रिसर्च में जाना है, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना है या किसी भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी जाना है, नो कोई दिक्कत नहीं। उसको हर तरीके की गवर्नमेंट की तरफ से, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से उनको बेनिफिट मिलता है उसमें। तो इसमें एनटीएससी को बताने का मेन मकसद क्या था कि जितने भी हमको आईआईटी की तैयारी करानी है, नीट की तैयारी करानी है, तो उनका जो फाउंडेशन तैयार हो रहा है तो हम लोगों ने उसको एक प्रिपेयर रखा है कि 9th क्लास से लेकर 12th तक के हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं गीता निकेतन स्कूल में, जिसके अंदर आईआईटी की तैयारी, एनडीए की तैयारी, सीयूट की तैयारी, सीयूईटी की तैयारी, जी इन तीनों की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ करा रहे हैं। जी तो साथियों +2 के बाद बच्चे के पास कई सारे करियर विकल्प जो हैं वो निकल करके आते हैं, जिनमें उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होता है। तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, जिसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां देश के अंदर है उसके माध्यम से ही एडमिशन जो है बच्चे को मिलता है। और दूसरा IIT की जिस प्रकार सर ने बात की, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। और इससे भी बड़ी बात, बच्चे के भविष्य से ही जुड़ा है देश का भविष्य है, क्योंकि
युवा यदि सशक्त होगा तो वही देश जो है सशक्त होगा। जिस प्रकार आज देश में युवा शक्ति बढ़ी है, उसी प्रकार विश्व का सबसे युवा देश जो है भारत को कहा जाता है। तो मेरी आप सभी से यही अपील है बाद में भी कि बच्चे का एडमिशन कराने से पहले इन 3-4 बिंदुओं पर जो है माता पिता को, अभिभावकों को काम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो उस स्कूल की पूर्व में रही उपलब्धि, दूसरा जो है स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, और तीसरा जो है स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, और चौथा जो है मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार स्कूल जो है अपने आप को भी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि प्रतियोगिता के इस दौर में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो है 9th क्लास से ही इस साल गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा जो है शुरू करने जा रहा है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। आपके साथ फिर हाजिर होंगे इसी शिक्षा के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए किसी दूसरे स्कूल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।